हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में पता है कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हाउ मेनी कैट्स वाला लास्ट क्वेश्चन, जो लीला वाला क्वेश्चन हम समझ रहे थे पिछली क्लास में। और आज हमको नया नया टॉपिक शुरू करना है और नए नए टॉपिक का नाम है जंपिंग एनिमल्स। अब जंपिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? जंप करना मतलब उचकना, यहां से वहां आप जंप कर रहे हो, यानी कि उचक उचक के यहां से वहां जा रहे हो, यही होता है जंपिंग का मतलब, राइट। और यहाँ जंप कौन कर रहे हैं? एनिमल्स कर रहे हैं। बट आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बहुत बड़ा स्नेक है। मुझे यहाँ पर खड़े होने में भी डर लग रहा है, वो इतना बड़ा स्नेक है यहाँ पर। आप सोचिए कितनी ब्रेव हूं मैं कि मैं इतने बड़े स्नेक के पास खड़ी हुई हूँ। देख रहे हो आप, ये है उस स्नेक का हेड और फिर वो यहाँ से बिल्कुल जाता हुआ, ओ गॉड, उसको देखकर ही डर लग रहा है। और इस स्नेक के पास कुछ और एनिमल्स भी बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक रैबिट है, ये ऊपर एक मेंढक है ना। अब क्या कहानी है जंपिंग एनिमल्स की, वो हमको आज की क्लास में समझना है। समझ गए ना? जंपिंग एनिमल्स जो टॉपिक है वो दिया हुआ है आपके क्लास 4th मैथ्स मैजिक बुक में, पेज नंबर 124 पर। और हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 4 मैथ्स से, चैप्टर का नाम है टेबल्स एंड शेयर्स। सो बच्चों, अब जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं रोज के रोज, उनको पता है पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने, है ना। सो जल्दी से बताओ। तो पिछली क्लास में यस हम टॉपिक पढ़ रहे थे हाउ मेनी कैट्स, जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने देखा था कि अगर बहुत सारे लेग्स हमको दिख रहे हैं तो कैसे पता करेंगे कि कितनी कैट्स हैं वहां पर। फिर वहां हमने देखा, ये वाली टेबल को फिल करा हमने पूरा कि 4 लेग्स हैं यानी कि 1 कैट, 8 लेग्स हैं यानी कि 2 कैट, 12 लेग्स हैं यानी कि 3 कैट एंड सो ऑन। फिर हमने देखा एक क्वेश्चन चिकन्स वाला कि अगर बिल्लों ने कुछ चिकन्स को बॉक्स में रखा हुआ है और उसमें 28 लेग्स हैं टोटल, तो कितने चिकन्स होंगे। तो वहां हमने देखा क्योंकि चिकन्स के सिर्फ 2 ही लेग्स होते हैं, यानी कि एक मुर्गी के 2 पांव होते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा टोटल लेग्स को अब 4 से डिवाइड नहीं करना, अब 2 से डिवाइड करना है, तो हमें पता चलेगा टोटल वहां पर कितनी चिकन्स हैं। गॉट इट? आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, मैंने इसको थोड़ा तो समझा दिया था, मैंने कहा एक और बार अच्छे से आपको ब्रीफली बता दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आखिर बचा था, पहले इसको देख लेते हैं, देख लेना। तो देखिए, रीड करिए, लिखा हुआ है लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। लीला 21 डेज से स्कूल ही नहीं गई है। ये तो मतलब बुरी बात कहूँ या अच्छी बात कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब लीला के लिए तो अच्छी बात है ना, 21 दिन तक अपन को बढ़िया घर में बैठने मिल रहा है, जल्दी जल्दी सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, होमवर्क नहीं करना पड़ रहा। इससे मजे वाली लाइफ क्या हो सकती है? पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, लीला नहीं गई है, मे बी उसको बेचारी का तबीयत ठीक ना हो, है ना, तो तब तो फिर उसे बुरा ही लग रहा होगा। घर में भी जब भी बीमार पड़ जाते हैं हम तो बुरा ही लगता है हमको। सो इतना बताया गया है कि 21 डेज तक वो बेचारी बच्ची जो है लीला, वो स्कूल नहीं जा पाई थी। कौन है लीला? ये देखो, ये प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई है, उसको तो मजा ही आता होगा स्कूल जाने में, वो क्योंकि खूब पढ़ाई करती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको स्कूल जाने में मजा भी आता है ना। सो यहाँ पे लीला 21 डेज से स्कूल नहीं गई है, तो बोला है फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल, यानी कि वो कितने वीक्स के लिए स्कूल नहीं गई थी, स्कूल से दूर थी वो। तो वीक का मतलब पता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी कि मंडे से अगर शुरुआत करें और जैसे ही संडे आ जाए, तो मंडे से लेके संडे तक कितने डेज हो जाते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कितने हुए? 5 और 2, 7 डेज। तो ये बनाता है पूरा एक वीक। यस स्टूडेंट, यानी कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में होते हैं 7 डेज। और लीला कितने दिनों तक स्कूल नहीं गई? वो 21 डेज तक स्कूल नहीं गई है, यानी कि 7 दिन मिलाकर बनता है एक वीक।
और वो 21 दिनों तक स्कूल नहीं गई है, तो हमसे पूछा है इसका मतलब वो कितने वीक्स तक स्कूल नहीं गई, तो क्या आप बता सकते हो? मेरे पास एक ट्रिक है, पहले मैं ट्रिक बताती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है उसको बताऊंगी। तो 7 से 21 डेज कैसे बने होंगे? जब 7 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 7 3 टाइम्स 21 मिला होगा। तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 मिला। तो यहाँ भी हम क्या करें, 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 वीक में 3 का मल्टीप्लाई, 7 डेज में 3 का मल्टीप्लाई, 7 डेज में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 डेज मिले। तो 1 वीक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 3 3 वीक्स मिलेगा। यानी कि 21 दिन का मतलब कितना होता है? 3 वीक्स के बराबर। ये तो एक ट्रिक हो गई। एक और तरीका दूसरा, कि मेरे को पता है 7 डेज का मतलब होता है 1 वीक। 7 दिन अगर वो स्कूल नहीं गई होती तो हम कहते हैं वो 1 वीक, 1 हफ्ता स्कूल नहीं गई है। अगर 7 दिन और नहीं गई होती तो क्या बोलते कि 1 वीक और नहीं गई वो स्कूल। अगर 7 दिन और नहीं गई होती वो स्कूल तो हम क्या बोलते कि 1 वीक और नहीं गई वो स्कूल। तो टोटल कितना हुआ? 7 + 7 14 + 7 21। इसका मतलब टोटल कितने डेज हो गए? 21 डेज। 21 दिनों तक जो है वो स्कूल नहीं गई। इसका मतलब कितने वीक्स नहीं गई? 1 + 1 2 + 1 3 वीक्स, यानी 3 वीक्स तक वो स्कूल नहीं जा पाई है। तो ये तो 2 तरीके हैं जो इजी से तरीके जिससे हमें समझ में आ जाए। पर क्योंकि टेबल्स एंड शेयर्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कहाँ हमें अप्लाई करना होते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हेल्प से हम आंसर निकाल लेते हैं जल्दी, वो हम सीख रहे हैं एक्चुअली। तो अब इसमें क्या अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो देख लेते हैं। ये 2 तरीके मैंने बता दिए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर प्रॉपर जो तरीका है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से करने वाला वो देखो। दिया है 21 डेज इज इक्वल टू डैश वीक्स, यानी कि मुझे पता करना है कि अगर वो 21 दिन तक यानी कि 21 डेज तक कहाँ नहीं गई है, अगर वो 21 डेज तक स्कूल नहीं गई है इसका मतलब वो कितने वीक स्कूल नहीं गई, मुझे ये पता करना है। तो सबसे पहले मैं वीक और डेज में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करूंगी। मुझे पता होना चाहिए कि कितने डेज मिलाकर एक वीक या कितने वीक में कितने डेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें बेसिक सा पता है यार कि दिन जब मंडे से शुरू होता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मंडे से लेके ये संडे तक का ये जो पूरा होता है ये क्या होता है, एक वीक कहलाती है, एक सप्ताह, एक हफ्ता कहलाता है। तो टोटल कितने डेज हुए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि 7 डेज बनाता है एक वीक। 7 दिन हो जाएं तो हम बोल देते हैं कि एक हफ्ता हो गया भैया, है ना। तो 7 डेज मिलकर बनते हैं एक वीक। तो 21 डेज मिलकर कितने वीक बनेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हैं 21 डेज, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं 7 डेज के ग्रुप्स में, ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग्स क्या है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि इसमें डिवाइड करना है, वर्ड सुनो। मैं बोल रही हूं कि 21 दिनों को यानी कि 21 डेज को 7 डेज के ग्रुप्स में बांट दो, 7 दिन के ग्रुप में बांट दो। एक ग्रुप क्या कहलाएगा 7 दिन का, एक वीक कहलाएगा, एक हफ्ता कहलाएगा। तो यानी कि 21 डेज को डिवाइड करना है मेरे को 7 डेज के ग्रुप्स में, दैट मीन्स 21 डिवाइडेड बाय 7। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितने ग्रुप्स हैं 7 डेज के वो मिल जाएंगे, जितने ग्रुप्स यानी उतनी वीक्स। यानी सीधा सा आंसर है कि 21 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब डिवीजन सीखिए। 7 की टेबल इतनी टाइम्स रीड करो कि 21 मिल जाए। तो 7 1 टाइम्स, 7 7 2 टाइम्स, 14 7 3 टाइम्स 21, ये यानी कि 7
3 टाइम्स होता है 21, माइनस करोगे कुछ नहीं बचा, यानी कि डिवीजन हो गया कंप्लीट। आंसर कितना आया? 3। यानी कि अगर मैंने 21 दिनों को 21 डेज को 7 डेज के ग्रुप्स में बांटा है तो कितने ग्रुप्स मिले मुझे? 3 ग्रुप्स, यानी कि 7 डेज और 7 डेज, 3 पार्ट में वो बट गया। 7 + 7 14 + 7 21 हो गया। अब 7 डेज मिला के 1 वीक बनाता है, ये 7 डेज मिलके 1 वीक बनाएंगे, ये 7 डेज मिलके 1 वीक बनाएंगे, तो टोटल कितना होगा? 1 + 1 2 + 1 3, टोटल 3 वीक्स हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर कहानी? ओके, यानी कि 3 वीक्स वो स्कूल नहीं गई है। अब इसको लिखना कैसे? 3 मेथड तो मैंने सॉल्व करने के ही बता दिए, पर फिर भी क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। तो आप आंसर कैसे लिखोगे वो भी देख लो। आप शुरू करोगे नंबर ऑफ डेज इन 1 वीक इज इक्वल टू 7, यानी कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज, यानी कि 7 दिन होते हैं। लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज, लीला 21 डेज तक स्कूल नहीं गई है, ये लिखना है आंसर में। तो नंबर ऑफ वीक इन 7 डेज, तो 7 दिनों में कितनी वीक हो जाते हैं? 1 वीक होता है। तो नंबर ऑफ वीक इन 21 डेज कैसे पता चलेगा? टोटल 21 डेज को 7 डेज से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ वीक्स पता चल जाएंगी। तो 21 डिवाइड बाय 7 इज 3, यानी कि 10 लीला वॉज अवे फ्रॉम स्कूल फॉर 3 वीक्स, यानी लीला पूरे 3 वीक्स के लिए स्कूल से बाहर थी। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ हमारे नए वाले टॉपिक पे। नया वाला टॉपिक है हमारा जंपिंग एनिमल्स। अब जंपिंग एनिमल्स का मतलब है कि कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जानवर हैं जो क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं, यानी कि उचक रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और जंपिंग वाला सबसे एनिमल आपने छोटा सा कौन सा देखा होगा? मेढक, फ्रॉग, है ना। फ्रॉग तो मतलब चलता ही ऐसे है, वो नॉर्मली ऐसे ऐसे तो चलता नहीं है, वो तो इस तरीके से उचक उचक के ही चलता है, जो मेढक होता है जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं। तो वैसी ही कुछ कहानी यहाँ चल रही है। तो यहाँ आपको दिख रहा है बहुत बड़ा एक स्नेक। अब क्या है कहानी वो पढ़ लेते हैं। चलो आओ आओ जल्दी। लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? क्या आपको 3rd क्लास के जंपिंग एनिमल्स याद हैं? क्लास 3 में भी हमने पढ़े थे, वहां पे कुछ एनिमल्स जंप कर रहे थे। अगर याद है तो आप रिलेट कर पाओगे। लिखा हुआ है, A jumps 3 steps at a time starting from 0। एक एनिमल कहाँ पे जंप कर रहा है? जैसे कि एक फ्रॉग है, यहाँ पे ये देखो फ्रॉग जो बैठा हुआ है वो कौन से नंबर पे बैठा है? 0 नंबर पे बैठा हुआ है फ्रॉग, मतलब कि मेढक। ठीक है, मेढक बैठा है 0 नंबर पे। अब वो 0 नंबर से कहाँ तक मूव कर रहा है, जंप कर रहा है? वो 3 स्टेप्स आगे जंप कर रहा है। अब 3 स्टेप में कैसे बता सकती हूँ कि अगर यहाँ पे मेढक बैठा है तो एक बार जंप करेगा तो ये एक स्टेप, फिर यहाँ से दूसरी बार जंप करेगा तो ये दूसरी स्टेप, फिर यहाँ से तीसरी बार जंप करेगा तो ये 3 स्टेप। यानी कि अगर हमारे फ्रॉग ने यहाँ से शुरुआत किया और उसने 1 2 3 स्टेप्स तक जंप किया, उचका वो, तो कहाँ पहुंच जाएगा? वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि अगर वो 3 स्टेप जंप कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से शुरू करते हुए, तो वो कहाँ पहुंचेगा? बता सकते हो क्या आप? बिल्कुल, स्टेप से जंप करवा दो। 0 से एक स्टेप जंप किया, 1 पे आया। 1 से एक और स्टेप जंप किया, 2 पर आया। 2 से एक और स्टेप जंप करेगा तो कहाँ आएगा? 3 पर आएगा। बहुत इजी है ना। इसका मतलब अगर एक फ्रॉग 0 नंबर पे बैठा हुआ है और अगर वो पूरे 3 स्टेप्स तक जंप कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा अब वो 0 से कहाँ पहुंच चुका है? अब वो 3 नंबर की स्टेप पर बैठा होगा। क्लियर हुई कहानी? बिल्कुल इजी है ना। चलो तो आगे क्या कहानी है उसको भी रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है, काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27, यानी कि 27 नंबर तक पहुंचने में, कहाँ है 27? ये रहा 27। बोल रहे हैं कि अगर उस फ्रॉग को 27 नंबर पे पहुंचना है, जैसे कि अभी वो 0 से 3 नंबर पे पहुंचा,
तो उसको काउंट द जंप्स, उसको कितनी बार कूदना पड़ेगा अगर वो सेम उसी मैनर में कूद रहा है, 3 स्टेप। चलो देख लेते हैं। तो अगर वो 0 पे है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप में 3 पे आया, फिर 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नहीं, ऐसे थोड़ी जा रहा है वो, एक स्टेप एक बार में नहीं जा रहा। वो कैसे जा रहा है, 0 से लेके वो सीधा 3 पे पहुंचा। कितनी जंप्स में पहुंचा वो, 3 स्टेप्स में एक बार में वो कहां पहुंच गया, 0 से 3 पर। फिर वो क्या करेगा आपका, तो यानी कि ये एक जंप ली उसने, 3 स्टेप वो आगे चला गया सिर्फ एक बार कूदने पर। ये बोला गया है, क्या बोल रहे हैं वो, काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27 पहुंचने के लिए वो कितनी बार कूदेगा। तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि ही जंप्स 3 स्टेप एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। वो 3 स्टेप एक बार में कूद जाता है। वो मेढक ऐसे कूद रहा है, देखो अगर 0 पे बैठा हुआ है वो, तो 0 के बाद 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इस तरीके से ये सारे नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं स्नेक के ऊपर। तो बोल रहे हैं कि एक बार वो जंप करता है तो वो कहाँ पहुंचता है, 0 से सीधा 3 पे, यानी वो कितनी स्टेप्स आगे चला जाता है, 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है सिर्फ एक जंप में। ये इसकी एक ही जंप थी, यानी इतना वो ऊंचा यहां से वहां तक कूद जाता है कि वो 0 से कहां पहुंचता है, सीधा 3 पर। 3 स्टेप वो आगे पहुंचता जाता है। तो फिर हमसे बोला गया है कि अगर वो कहां पे बैठा हुआ है अब, या फिर अब उसे कहां पहुंचना है, अगर अब उसे 27 नंबर पे पहुंचना है तो वो कितनी जंप करेगा। तो आओ देखते हैं। 0 से पहुंचा वो 3 पे एक जंप में, तो 1, 2, 3 स्टेप। अब 3 से फिर से 3 स्टेप गिनते हैं अपन। चलो 1, 2, 3, तो 3 से अब कहां पहुंच गया, 6 पे, तो 2 जंप हो गई। ठीक है, ये यहाँ एक ही जंप थी, अब ये दूसरी जंप में यहाँ पहुंचा। अब 6 से फिर 3 स्टेप गुनो, तो 1, 2, 3, यानी कि 6 से पहुंचेगा अब वो 9 पे। ये तीसरी जंप, तीसरे बार कूदने पे 9 पे पहुंचा। 9 के बाद फिर 3 गिनो, तो 1, 2, 3, तो 9 के बाद कहाँ पहुंचा वो 12 पे, 4th जंप में। फिर 3 गिनो, 13, 14, 15, यानी कि अब कहाँ पहुंचा वो, 5th जंप में वो पहुंचा है 15 पे। फिर 16, 17, 18, तो यानी कि अब कहाँ पहुंचा वो 6th जंप में 18 पे। फिर 19, 20, 21, 7th जंप में वो 21 पे पहुंचा। फिर 22, 23, 24, 8th जंप में वो 24 पे पहुंचा। फिर 25, 26, 27, 9th जंप में वो 27th स्टेप पे पहुंचेगा। क्लियर हुई क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, हर बार 3 स्टेप्स वो आगे बढ़ता जा रहा है और एक एक जंप वो कर रहा है। एक बार कूदता है और 3 स्टेप्स तक आगे चला जाता है। तो वैसे अगर मैं नॉर्मली काउंट करूं तो कितना मिला मेरे को, पहली जंप में वो 3 पे पहुंचेगा, दूसरे में 6 पे पहुंचेगा, तीसरी बार कूदेगा तो 9 पे पहुंचेगा, चौथी बार कूदेगा तो 12 पर, पांचवी बार 15 पर, फिर 6th टाइम वो कूदेगा तो 18 पे पहुंचेगा, 7th टाइम कूदेगा तो 21 नंबर पे पहुंचेगा, 8th जंप में वो 24 पे पहुंचेगा और 9th जंप में वो पहुंच जाएगा 27 नंबर पर। हमसे यही पूछा था कि उसको कितनी जंप लेनी पड़ेंगी 27 नंबर पर पहुंचने के लिए। तो क्या आंसर होगा, टोटल 9 जंप्स। अब थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ये, मतलब थोड़ा टाइम लग गया ना, बार बार पूरा इतना गिना हमने, वहीं एक आध हम आगे पीछे कर देते तो आंसर तो गड़बड़ हो जाता। कोई सरल तरीका है क्या कि इतना सारा काउंट ना करना पड़े कि पहले 3 पे पहुंचा, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15? यस, एक इजी सा तरीका है। क्या बोल रहे हैं वो, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि जैसे टोटल लेग्स दिए होते हैं तो टोटल लेग्स को हम डिवाइड कर देते थे। जिस भी चीज़ के कैट के पूछे हैं तो एक कैट के कितने लेग्स होते हैं तो 4 से डिवाइड कर दिया, चिकन के पूछे हैं तो एक चिकन के 2 लेग्स होते हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया।
यहाँ भी वही कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल जंप्स हम अगर हमको पता है कि कितनी जंप्स उसको करनी है, उसको मैं क्या करूँ अगर, या कितने स्टेप पर उसको पहुँचना है। टोटल जंप्स ना लिख के मैं क्या करूँ, टोटल स्टेप्स डिवाइडेड बाय स्टेप इन वन जंप, यानी कि एक जंप में वो कितने स्टेप्स जा रहा है और टोटल कितने स्टेप्स उसको पहुंचना है। टोटल जितने भी स्टेप्स यानी जितने भी नंबर पे उसे पहुंचना है, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं काय से, एक जंप में वो कितनी स्टेप्स लेता है उससे, तो मुझे पता चल जाएगा क्या, टोटल जंप पता चल जाएंगे मेरे को उसकी। ये लिख सकते हो, काम आएगा। टोटल कितनी स्टेप्स है यहाँ पे, 27th स्टेप पे उसको पहुंचना है, यानी पूरी 27 स्टेप्स कवर करनी है उसको। और एक जंप में वो कितनी स्टेप्स कवर करता है फ्रॉग, एक जंप में वो 3 स्टेप्स आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर मैं 27 को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, डिवाइड करके देख लो। 3 की टेबल इतने टाइम्स रीड करनी है कि 27 आ जाए। तो 3 1 टाइम्स, 3 3 2 टाइम्स, 6 3 3 टाइम्स, 9 3 4 टाइम्स, 12 3 5 टाइम्स, 15 3 6 टाइम्स, 18 3 7 टाइम्स, 21 3 8 टाइम्स, 3 7 टाइम्स 21, 3 8 टाइम्स 24, 3 9 टाइम्स 27। यस, यानी कि आंसर क्या होगा, 3 9 टाइम्स होगा 27 के बराबर। तो यानी कि 9 क्या है आपका, 9 जंप्स होगा आपका आंसर के। टोटल कितनी जंप्स हुई, 9 बार जंप करने पे, 9 बार कूदने पे वो जो है फ्रॉग वो 27 नंबर की स्टेप पर पहुंचेगा। तो मैंने दोनों तरीके से बता दी, ऐसे भी कर सकते थे आप, तो 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 ऐसे भी पहुंच जाएगा वो। गिन लेना फिर कितनी स्टेप्स हुई, कितने जंप हुए, या फिर जितनी भी टोटल स्टेप है 27 स्टेप पे पहुंचना है, यानी कि टोटल 27 स्टेप्स कवर करनी है। एक जंप में वो कितनी स्टेप कवर करता है, 3 स्टेप। तो 27 को 3 से डिवाइड कर दो तो टोटल जंप 9 आ गई कि भैया 9 बार कूदने पे वो 27 नंबर की स्टेप पर पहुंच जाएगा। क्लियर कहानी। चलिए, तो इतना हमको समझ में आया, यानी कि यहाँ पे हमको सो ही हैज टेकन 27 डिवाइडेड बाय 3। तो क्यों किया उसने ऐसा पता चल गया। तो he has taken 27 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू कितने जंप्स, तो 27 डिवाइड बाय 3 9 आया था, 3 9 टाइम्स होता है क्योंकि 27, तो आंसर होगा 9 जंप। 9 बार जंप करने पे वो 27 पे पहुंच जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट है he has taken dash jumps if he is at 36, यानी कि अगर वो 36 स्टेप पे है तो उसने कितनी जंप करी होंगी। अब तो बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया ना, टोटल स्टेप्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्टेप इन वन जंप से। एक जंप में कितनी स्टेप ली और टोटल स्टेप्स कितनी है, कितनी टोटल स्टेप्स है यहाँ पे, 36 पे पहुंच गया है वो, यानी कि उसने 36 स्टेप्स कवर कर ली हैं। एक जंप में कितनी स्टेप्स जाता है वो, सिर्फ 3 स्टेप्स। तो अगर मैं 36 को 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कि वो एक्चुअली कितने जंप्स ले रहा है। अब डिवीजन ध्यान से देख लो, 3 की टेबल इतने टाइम्स रीड करो कि 36 आ जाए। 3 10 टाइम्स होता है 30, और 10 के आगे तो मैम हमने टेबल याद ही नहीं करी है ना। तो यानी कि हमें नहीं पता 3 10 टाइम्स 30 होता है और हम 3 की टेबल खत्म कर देते हैं। तो हमको नहीं पता, 36 तो आ ही नहीं रहा है इस हिसाब से 3 की टेबल में। तो ऐसे केस में क्या करोगे, पहला नंबर ले लो। क्या 3 की टेबल में 3 आता है, तो बस पहले उतना ही डिवाइड करो। 3 1 टाइम्स होता है 3, 3 में से 3 गया, कितना बचा, कुछ नहीं बचा। 6 को लेकर आओ अब नीचे। क्या 3 की टेबल में 6 आता है, यस। कितने बार, 3 2 टाइम्स होता है 6, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा।
तो आंसर कितना आएगा 1 to 12 के बराबर, यानी कि टोटल कितनी जंप्स ली होंगी उसने 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12 जंप्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ ये भी बता देना कहाँ से, है ना, 27 के बाद से नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट 0 से ही जब उसने चलना शुरू किया होगा और अब वो अगर 36 पे पहुंच गया है फ्रॉग तो उसने टोटल 12 जंप 12 बार कूदने के बाद वो 36 स्टेप पे पहुंचा है। ठीक, आगे देखो, इफ ही इज एट 42 he has taken dash jumps। अब अगर वो 42 नंबर की स्टेप पे है तो कितनी जंप्स ली होंगी? अरे यहाँ पे सब तैयार है, बस हमको क्या करना है, हमको वैल्यू रखनी है। टोटल स्टेप 42 कवर कर चुका है, एक जंप में कितनी स्टेप करी उसने कवर, 3 स्टेप्स कवर करी। तो अगर मैं 42 को डिवाइड कर दूं 3 से तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितने जंप्स लिए उसने। तो चलिए 3 की टेबल में 42 आता है? नहीं मैम, 3 9 टाइम्स 27 होता है, 3 10 टाइम्स 30 होता है और 3 की टेबल खत्म हो जाती है। ऐसे ही पढ़ा है। पर फिर क्या करो, सिर्फ 4 लो। 3 की टेबल में 4 आता है? नो, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 4 आ ही नहीं रहा। फिर क्या करें? अगर 4 नहीं आ रहा तो 4 से जो भी छोटा नंबर आ रहा हो वो ले लो, 4 से बड़ा नहीं चाहिए। तो 3 1 टाइम्स होता है 3, 3 2 टाइम्स होगा 6, तो 6 तो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 से छोटा 3, 3 4 से छोटा है, ले सकते हैं। तो 3 1 टाइम्स करेंगे 3, माइनस करो, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। अब क्या होगा, 1 आता है क्या 3 की टेबल में? नहीं, 3 की टेबल तो शुरू ही 3 से ही होती है, 1 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, ये जो 2 है ऊपर इसको यहाँ पर नीचे ले आएंगे। तो अब ये क्या बन गया, 1 to 12 बन गया। अब 3 की टेबल इतने टाइम रीड करना है कि 12 आ जाए। तो 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12। तो 3 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। माइनस किया, कुछ नहीं बचा, आंसर कितना आएगा 14, यानी कि 42 को जब 3 से डिवाइड किया 14 आंसर आया, यानी कि 14 जंप्स उसने ली होंगी, तब जाके क्या हुआ होगा, वो 42 स्टेप पे पहुंचा होगा फ्रॉम स्टार्टिंग। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़े, डिवीजन अपना प्रैक्टिस करते रहना घर पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ आगे कुछ और क्वेश्चन दिए हैं। हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 25 और ही रीचेस डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स, ही रीचेस डैश टू रीच 55। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस और हैं, इनको अपन अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आज मैंने यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको खत्म करवा दिए हैं, जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहना है। इतना ही नहीं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है magnetbrains.com। वहाँ आपको सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे। एंड मैग्नेट ब्रेन्स के साथ खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि यही एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां हम आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स का आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अपने पूरा कोर्स, फुल वीडियो क्लासेस, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स दे रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका फायदा उठाओ, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।